दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरआरबी, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह हमारी सीरीज लगातार चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास कैसे बना, क्या उसकी भूमिका रही, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में कि वो कैसे संविधान बना और उसके स्रोत क्या रहे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यह आपका स्टडी कर चैनल है जिसको आप टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर सभी पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 320 अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद, 322 अनुच्छेद, 323 अनुच्छेद। तो आपको बताना है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने अनुच्छेद थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद थे? 320 अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद, 322 अनुच्छेद कि 323 अनुच्छेद? तो बताइएगा कितने अनुच्छेद थे भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 321 अनुच्छेद। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद। तो इसका जो राइट आंसर आपको पता चल गया है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था, जिसे हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के नाम से जानते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक ढांचा किस अधिनियम से प्रभावित है? भारत का जो संवैधानिक ढांचा है, जहां से इसकी भूमिका बनी, भारत के संविधान जो आज हमारे पास संविधान है उसकी जो भूमिका है वह किस अधिनियम से प्रभावित है, यह बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919 या साइमन आयोग 1927। तो आप बताइएगा कि भारत का जो संवैधानिक ढांचा है किस अधिनियम से प्रभावित है। इसका राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होगा? भारत के संविधान का जो संवैधानिक ढांचा है वह कहाँ से प्रभावित है? तो इसको बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में संवैधानिक ढांचा उसी पर आधारित है या उसी से प्रभावित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? वह कौन सा अधिनियम है जिसमें एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861? क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से उत्तर में कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात कही गई थी, किस अधिनियम में? भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861? तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या होगा इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही उत्तर होगा वह होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने जब साइमन आयोग का विरोध किया तो भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो यह बताना है कि जब भारतीयों ने साइमन आयोग का विरोध किया, जब साइमन आयोग भारत आया, साइमन वापस जाओ का नारा लगा भारत में, तो उस समय भारत के राज्य सचिव कौन थे, यह बताना है। राज्य सचिव के पद पर कौन आसीन था? तो बताइएगा कौन था? लॉर्ड
वर्केन हेड या मॉनसन या वारेन हेस्टिंग्स या क्लू बेरिंग? कौन था राज्य सचिव? जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? भारतीयों ने जब साइमन आयोग का विरोध किया तो राज्य सचिव कौन थे? सही उत्तर बताएं, क्या होगा? लॉर्ड बर्केन हेड या मॉनसन या वारेन हेस्टिंग या क्लू बेरिंग? कौन था उस समय राज्य सचिव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड बर्केन हेड। लॉर्ड बर्केन हेड जो थे उस समय राज्य सचिव के पद पर थे जब साइमन आयोग का भारत में विरोध किया था। संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? संविधान सभा जो गठित हुई थी उसकी जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन था पहली बैठक का अध्यक्ष? सभी को पता होगा, बहुत सरल प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मोतीलाल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन था संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कि मोतीलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चूँकि बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे संविधान सभा में, इसलिए उन्हें अध्यक्ष पद सौंपा गया था पहली बैठक के लिए। फिर इसके बाद आगे इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, बाद में किसी और को स्थायी अध्यक्ष के को चुना गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? वह कौन सा अधिनियम था जिसमें एक संघीय न्यायालय सेंट्रल कोर्ट की स्थापना की गई थी? चार्टर अधिनियम 1853 या चार्टर अधिनियम 1833 या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो वह कौन सा अधिनियम है जिसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या होगा इसका सही उत्तर? किस अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी? सेंट्रल कोर्ट की बात किस अधिनियम में की गई थी? चार्टर अधिनियम 1853 या चार्टर अधिनियम 1833 या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो बताइएगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो बताएं जल्दी से। चार्टर अधिनियम 1853 या चार्टर अधिनियम 1833 या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 या भारत सरकार अधिनियम 1935? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के गतिरोध को सुलझाने के लिए वायसराय लिनलिथगो ने कब प्रस्ताव को रखा? अर्थात इसको समझ लें प्रश्न को कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के मध्य गतिरोध चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए वायसराय ने एक प्रस्ताव रखा था। तो वह प्रस्ताव कब रखा गया था यह बताना है। 5 अगस्त 1940 या 13 अगस्त 1940 या 8 अगस्त 1940 या 15 अगस्त 1940? क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश के गतिरोध को सुलझाने के लिए वायसराय ने प्रस्ताव कब रखा था? जल्दी से इसका उत्तर दें, क्या होगा? 5 अगस्त 1940 या 13 अगस्त 1940 या 8 अगस्त 1940 या 15 अगस्त 1940? क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताएं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के गतिरोध को सुलझाने के लिए 8 अगस्त 1940। प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही उत्तर होगा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा था वायसराय ने। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग 1927 के मुख्य सुझावों में से नहीं है। तो साइमन आयोग जो आया उसके मुख्य सुझाव में से कौन नहीं है? जो उसने सुझाव दिए थे उन सुझावों में से एक सुझाव इन 4 ऑप्शन में से नहीं दिया गया था। तो वह ऑप्शन बताना है कि इन सुझावों में से कौन सा सुझाव साइमन आयोग ने नहीं दिया था। भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देसी रियासत शामिल हों। तो भारत में एक संघ की स्थापना की जाए, केंद्र की स्थापना की जाए, केंद्र सरकार की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश और भारतीय प्रांत और देसी रियासत शामिल होने की बात कही गई थी।
दूसरा ऑप्शन है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की स्थापना हो, और तीसरा है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए, या एक लचीले संविधान का निर्माण हो। क्या बातें सुझाई गई थी साइमन आयोग 1927 के दौरान? उनमें से एक बात है जो नहीं सुझाई गई थी उस साइमन आयोग 1927 में। यह भी ध्यान रखना है कि साइमन आयोग कब आया था, 1927 में, इसको भी ध्यान रखें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए, यह प्रस्ताव नहीं रखा गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, कब चुना गया? 24 मार्च 1946, 16 मई 1946, या 11 दिसंबर 1946, या 9 दिसंबर 1946? क्या होगा इसका सही आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 24 मार्च 1946, या 16 मई 1946, या 11 दिसंबर 1946, या 9 दिसंबर 1946? क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताएं, बहुत ही सरल प्रश्न है यह। इस सरल प्रश्न के लिए आपको एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है अगर अभी तक नहीं दबाया है, उसको दबाने से नोटिफिकेशन मिलती रहती हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर स्टडी कर को ज़रूर फॉलो करें। तो आज इसका प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही उत्तर होगा वह होगा 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक प्रभावी रहा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह बताना है कि वह कौन सा अधिनियम था जो 14 अगस्त 1947 तक प्रभावी रहा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या माउंटबेटन योजना 1947, या भारत शासन अधिनियम 1935, या भारत शासन अधिनियम 1919? वह कौन सा अधिनियम था जो 14 अगस्त 1947 तक प्रभावी रहा? यह बताना है आपको कि वह कौन सा अधिनियम था जो 14 अगस्त 1947 तक प्रभावी रहा। 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन 14 अगस्त 1947 तक वह कौन सा अधिनियम था जो प्रभावी रहा? तो इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर दें, क्या होगा प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर? क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 14 अगस्त 1947 तक प्रभावी रहा। अगला प्रश्न है, रेलवे के प्रशासन को चलाने के लिए किस अधिनियम द्वारा संघीय रेलवे अथॉरिटी की स्थापना की गई? अर्थात जो रेलवे का प्रशासन था उसको चलाने के लिए एक अथॉरिटी बनानी थी, सेंट्रल रेलवे अथॉरिटी। उसको बनाने की उसकी स्थापना कब की गई थी या किस अधिनियम में की गई थी, यह बताना है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या माउंटबेटन योजना 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो रेलवे के प्रशासन को चलाने के लिए एक संघीय रेलवे अथॉरिटी बनाई गई थी, तो उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, यह बताना है हमें। प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर जल्दी से बताएं, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही उत्तर होगा वह होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आप बिल्कुल नोट कर लें। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नवंबर 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को चुना गया? यह बताना है कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें नवंबर 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को चुना गया था? 77 सदस्य, 73, 75 या 83 सदस्य? तो कितने सदस्य चुने गए थे? 77 सदस्य, 73, 75 या 83 सदस्य? तो कितने सदस्य चुने गए थे? कमेंट बॉक्स में बताएं कितने सदस्य चुने गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा के लिए
मुस्लिम लीग के सदस्य, कितने मुस्लिम लीग के सदस्य चुने गए थे, बताएं जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 12 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 12 का सही उत्तर होगा 73 सदस्य। कितने सदस्य चुने गए थे मुस्लिम लीग के? 73 सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य को कितने लाख जनसंख्या के आधार पर नियुक्त किया गया? 5 लाख, 12 लाख, 10 लाख या 15 लाख? एक सदस्य चुना जाना था। अब यह बताना है कि कितने लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, यह बताएं जल्दी से। क्या होगा इसका सही उत्तर? संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको कितने लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था, यह बताएं। क्या होगा इसका सही उत्तर? संविधान सभा जो थी उसमें कितने लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था, जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था संविधान सभा के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान के गठन की घोषणा की गई? यह बताना है कि वह कौन सी योजना थी जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान के गठन की घोषणा की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 या माउंटबेटन योजना 1947 या अगस्त प्रस्ताव 1940 या क्रिप्स मिशन 1942? बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर, कि वह कौन सी योजना है या कौन सा अधिनियम है, या बताएं कौन सी योजना थी जिसमें भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान के गठन की घोषणा की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 या माउंटबेटन योजना 1947 या अगस्त प्रस्ताव 1940 या क्रिप्स मिशन 1942? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही उत्तर होगा वह होगा माउंटबेटन योजना 1947। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न के लिए आपको लाइक का बटन दबाना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। कैबिनेट मिशन 1947 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों में से नहीं थे। बताएं कौन? एक कैबिनेट मिशन 1947 में जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसके सदस्यों में कौन शामिल नहीं था, यह बताना है। वेंथिंग लॉरेंस या सर स्ट्रोफर क्रिप्स या AB अलेक्जेंडर या क्लूवेरिंग? कौन नहीं था उन कैबिनेट मिशन में जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसमें कौन शामिल नहीं था? वेंथिक लॉरेंस या सर स्ट्रोफर क्रिप्स या AB अलेक्जेंडर या क्लूवेरिंग? कौन शामिल नहीं था? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर। कैबिनेट मिशन 1947 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? क्लूवेरिंग कि AB अलेक्जेंडर या क्रिप्स या वेंथिंग लॉरेंस? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा क्लूवेरिंग उसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, यह ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया यह बताना है। 18 जुलाई 1947 कि 14 अगस्त 1947 या 3 जून 1947 या 20 फरवरी 1947? जल्दी से बताएं कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है यह ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर बताएं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था ब्रिटिश संसद में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राष्ट्र बनने थे? किस अधिनियम में यह प्रस्ताव रखा गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो संप्रभु राष्ट्र बनेंगे? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861? तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। किस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान नाम के दो संप्रभु राष्ट्र बनेंगे यह प्रस्ताव रखा गया था? तो प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिएगा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो सही उत्तर होगा वह होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव 1940। ये एमपीपीएससी में पूछा गया है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो बताना है आपको कब आया था। ये सन भी पूछ लेते हैं कि सन किस सन में कौन सा प्रस्ताव, कौन सी योजना, कौन सा अधिनियम ये कब आया था। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने अस्वीकार कर दिया था, यह बताना है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 को किसने अस्वीकार कर दिया था। अखिल भारतीय संघ ने, कांग्रेस ने, या संविधान सभा ने, या मुस्लिम लीग ने, किसने इसको अस्वीकार कर दिया था, यह बताएं जल्दी से। तो अखिल भारतीय संघ ने या कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था, या संविधान सभा ने, या मुस्लिम लीग ने। तो इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या होगा, किसने यह अस्वीकार कर दिया था। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही उत्तर होगा वह होगा कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव 1940 को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न कि किस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। मार्ले मिंटो सुधार 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या चार्टर अधिनियम 1793, या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। जल्दी से इसका उत्तर बताएं, किसे हम मिनी संविधान या लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। किस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या चार्टर अधिनियम 1793, या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और आपको बताना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी। कब की गई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक, बताएं कब की गई थी। 24 नवंबर 1949, 21 नवंबर 1949, या 27 नवंबर 1948, या 24 नवंबर 1948। बताएं संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी, यह बताएं जल्दी से। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी, कमेंट बॉक्स में बताएं कब की गई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा 24 नवंबर 1949। 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी। तो आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया सोर्स हैं वहाँ पर आप जाकर के स्टडी करके चैनल को ज़रूर फॉलो करें, यह ध्यान रखना है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।